So student, the topic that we are going to discuss is the goiter. गोइटर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई सिंपल गोइटर क्या होता है, जो थायराइड कंडीशन में जो गोइटर बनता है वो क्या होता है, अगर पेशेंट में हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए जो उसमें गोइटर बनता है वो किस तरह का होता है, या अगर किसी पेशेंट के अंदर हाइपर थायरॉयडिज्म हो जाए उसके अंदर जो गोइटर बनता है वो किस तरह का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो गोइटर होता है ना, ये एक जनरल टर्म होती है। जनरल टर्म से मुराद ये है कि जब भी आपके पास नेक की स्वेलिंग होती है ना, या नेक की स्वेलिंग हो रही है थायराइड की इनलार्जमेंट की वजह से, तो इसको बच्चों हम कहते हैं गोइटर। तो डिफाइन करते हैं सबसे पहले, व्हाट इज द गोइटर। गोइटर इज द enlargement of the thyroid gland that can lead towards the swelling of your neck. Goiter means the enlargement of thyroid gland, enlargement of thyroid gland। अगर आपके थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट हो जाए बच्चों, तो उसको हम क्या कहते हैं, गोइटर कहते हैं। और जब थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट होगी तो जो आपको उस पेशेंट की नेक है वो क्या नजर आएगी बच्चों, स्वेल नजर आएगी। अगर आप, क्योंकि हम पीछे जो आपकी थायराइड ग्लैंड, हम थायराइड ग्लैंड की लोकेशन, उसका रेफरेंस, थायराइड की ग्लैंड की क्या एनाटॉमी होती है, क्या उसकी ब्लड सप्लाई होती है, वो सारी चीजें आई थिंक हमने 2 दफा डिस्कस कर ली हैं और काफी ज्यादा डिटेल के अंदर डिस्कस कर ली। इसलिए मैंने आपको बताया था कि जिनका पीछे वाले लेक्चर्स रह गए ना, वो काइंडली उनको जरूर कवर कीजिएगा। अब देखो बच्चों, किसी भी पेशेंट के अंदर जो थायराइड की इनलार्जमेंट है, इसका रीजन क्या हो सकता है। मोस्टली हमारे पास होते हैं 3 रीजन। सबसे पहला रीजन है, उसको हम कहते हैं यूथायरॉइड ग्वाइटर। क्या कहा जाता है, यूथायरॉइड ग्वाइटर, या जिसको हम कहा जाते हैं कि हमारे पास नॉर्मल थायराइड ग्लैंड है लेकिन स्टिल पेशेंट का जो थायराइड ग्लैंड है ना उसकी इनलार्जमेंट हो रही है। सो पहला हमारे पास है यूथायरॉइड ग्वाइटर। मैं सबको एक्सप्लेन करता हूँ स्टेप बाय स्टेप, हम चलेंगे आगे। बट यहाँ पर ये कि अगर थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट हो रही है तो उससे क्या क्या रीजन हो सकते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पहला रीजन हो सकता है यूथायरॉइड ग्वाइटर। यूथायरॉइड ग्वाइटर ये क्या होता है, ये इसको सिंपल ग्वाइटर भी कहा जाता है। हमारा असल में ये वाला आज का टॉपिक है कि पेशेंट के अंदर थायराइड ग्लैंड में कोई इशू नहीं है बट स्टिल उसके थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट हो रही है, उसका क्या रीजन हो सकता है। इसको हम कहते हैं यूथायरॉइड। वैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं यूथायरॉइड क्या होता है। जब आपका थायराइड ग्लैंड नॉर्मल होता है लेकिन जो हमारे पास लेट्स सपोज हार्मोन्स होते हैं, स्पेसिफिकली हमने टीएसएच की बात की थी, तो वो इंक्रीज हो जाता है। तो पहला रीजन हमारा ग्वाइटर का ये आ गया। दूसरे नंबर पर बच्चों होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर किसी पेशेंट के अंदर थायराइड हार्मोन्स कम है, या आपका जो थायराइड ग्लैंड इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, उस पेशेंट के अंदर भी क्या हो सकता है, ग्वाइटर की फॉर्मेशन हो सकती है। सो द नंबर सेकंड इज द हाइपोथायरॉयडिज्म। लेट्स कम्स टुवर्ड्स द थर्ड टाइप, दैट इज अ हाइपरथायरॉयडिज्म। कि हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट के अंदर भी आपको ग्वाइटर या इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड जरूर नजर आती है। जैसे हमने ग्रेव्स डिजीज वाले पेशेंट में पढ़ा था, जैसे हमने टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर ग्वाइटर वाले पेशेंट में हमने पढ़ा था, जैसे हमने स्टोन वाले पेशेंट में तो बहुत कम होता है, बट ये जो ग्रेव्स डिजीज वाला पेशेंट है ना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डिफ्यूज ग्वाइटर बनता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म जो उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। तो बच्चों आपके ग्वाइटर के या थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट के 3 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये है कि हार्मोन ठीक है बट स्टिल उस पेशेंट के थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ रहा है। दूसरा रीजन क्या है कि भाई हार्मोन्स भी हमारे पास कम है और उस पेशेंट के जो थायराइड ग्लैंड है उसकी इनलार्जमेंट हो रही है। एंड नंबर थर्ड, हार्मोन भी ज्यादा है, थायराइड ग्लैंड ज्यादा फंक्शन कर रहे हैं, इस वजह से उसका वहां पर ग्वाइटर बन गया। यहाँ पर बच्चों आपने नोटिस करना है कि इस फीमेल का जो आपको ग्वाइटर नजर आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली ये कौन सा ग्वाइटर है, दैट इज अ डिफ्यूज, दैट इज अ डिफ्यूज टाइप ग्वाइटर। ठीक है, तो ग्वाइटर को आपने याद रखना है बच्चों, 2 टाइप्स के ग्वाइटर होते हैं। या तो ग्वाइटर मेरे पास डिफ्यूज हो सकता है, डिफ्यूज का मतलब है कंप्लीटली इनलार्जमेंट ऑफ योर थायराइड ग्लैंड। हमने ये बहुत दफा टर्म यूज किया है ना, फोकल, डिफ्यूज। फोकल का मैंने आपको अक्सर बताया कि जहां पर भी टर्म इस्तेमाल होती है ना फोकल, जैसे हमने कहा था फोकल एडिनोमा, या हमने कहा था कि फोकल ग्लोमेरुलोसेक्लेरोसिस, याद आ रहा है जो एंडोक्राइन उसमें रीनल के अंदर हमने पढ़ा था फोकल। तो फोकल का मतलब होता है लेस देन 50% इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी ऑर्गन। तो यहाँ पर भी बच्चों हमारे पास क्या है कि यहाँ तो डिफ्यूज, और डिफ्यूज का मतलब क्या था, कंप्लीट इनलार्जमेंट। जैसे हमने कहा था कि किडनी डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोसेक्लेरोसिस, तो मतलब भाई पूरी किडनी की क्या हो रही है, इन्वॉल्वमेंट हो रही है।
तो इसी तरह बच्चों जो ग्वाइटर है ये भी दो टाइप का होता है। एक हो सकता है डिफ्यूज ग्वाइटर, जिसके अंदर क्या है, कंप्लीट थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट है। और दूसरा ग्वाइटर हो सकता है नोड्यूलर, मतलब कि जो कुछ ही सेल होते हैं थायराइड ग्लैंड की, जस्ट उनकी होती है इनलार्जमेंट। तो या तो नोड्यूल्स बने हो सकते हैं, या हमारे पास डिफ्यूज इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड हो सकता है। ये दो टाइप्स के ग्वाइटर्स होते हैं। मतलब कि शेप के अंदर ये दो टाइप्स के होते हैं, बाकी तो इनके बहुत सारी टाइप्स होती हैं। अब आगे आते हैं बच्चों, हम डिवाइड करते हैं ग्वाइटर को डिफरेंट टाइप्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द थायराइड हार्मोन्स और ऑन द बेसिस ऑफ द एब्सेंस ऑफ द थायराइड हार्मोन। हम आपके ग्वाइटर को डिवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप्स के अंदर। सबसे पहले हमारे पास आता है सिंपल ग्वाइटर। नंबर वन इज द सिंपल ग्वाइटर। और सिंपल ग्वाइटर का दूसरा नाम क्या है, दैट इज अ यू थायराइड ग्वाइटर, जो हमने थोड़ी देर पहले ऊपर भी लिखा था, यू थायराइड ग्वाइटर। यू थायराइड ग्वाइटर या थायराइड ग्वाइटर के अंदर बच्चों जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है इसकी फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम कहाँ पर होती है वो आपको मैं थोड़ी देर बताता हूँ, थोड़ी देर बाद बताता हूँ। सिंपल ग्वाइटर दो टाइप्स का हो सकता है, या तो ये ग्वाइटर डिफ्यूज हो सकता है, मतलब कंप्लीट इनलार्जमेंट हो रही है, या हमारे पास ये मल्टी नोड्यूलर हो सकता है। डिफ्यूज और मल्टी नोड्यूलर, मतलब कि फीमेल की नेक के ऊपर मल्टीपल नोड्यूल्स आपको नजर आते हैं। चलिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाई देता हूँ। यहाँ पे देखें, ये आपको नजर आ रहे हैं, एक ये नोड्यूल बना हुआ है, एक हमारे पास ये नोड्यूल बना हुआ है। तो ये होते हैं मल्टी नोड्यूलर। इवन तो ये तो बहुत काफी मैंने छोटी पिक्चर ड्रा की, इवन तो इतने इतने बड़े नोड्यूल्स यहाँ पर बन जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर, मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर या डिफ्यूज। ठीक है, तो अगर सिंपल ग्वाइटर है ना स्टूडेंट, तो सिंपल ग्वाइटर आपको दो टाइप्स का नजर आ सकता है, या डिफ्यूज या मल्टी नोड्यूलर। लेट्स कम टुवर्ड्स द सेकंड टाइप। सेकंड टाइप होती है बच्चों टॉक्सिक ग्वाइटर। क्या कहा जाता है इसको, टॉक्सिक ग्वाइटर। हम इसको डिफाइन करते हैं। टॉक्सिक ग्वाइटर, वैसे हम हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर पढ़ भी चुके हैं कि जब भी हमारे पास पेशेंट के अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म होती है, एंटीबॉडीज बनती हैं उनकी स्टिमुलेशन की वजह से, जब ये ग्वाइटर बनता है तो उसको टॉक्सिक ग्वाइटर कहा जाता है। तो ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। इसके साथ भी पेशेंट जो होता है ना वो हाइपरथायरॉयडिज्म की सिम्टम के साथ आ रहा होता है। टॉक्सिक ग्वाइटर के अंदर कौन कौन सी टाइप हो सकती है, नंबर वन स्टूडेंट्स डिफ्यूज। और टॉक्सिक ग्वाइटर के अंदर हमें जो डिफ्यूज ग्वाइटर नजर आता है वो स्पेसिफिकली कौन सी कंडीशन है, दैट इज योर ग्रेव्स डिजीज। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ग्रेव्स डिजीज वाले पेशेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो उसका जो ग्वाइटर आपको डिफ्यूज नजर आएगा, इक्वली इनलार्जमेंट होगी उसके सारे फॉलिकुलर सेल्स की। काफी दफे ये एमसीक्यूज पूछा गया, ग्रेव्स डिजीज वाले पेशेंट के अंदर जो आपको ग्वाइटर की इनलार्जमेंट नजर आती है वो नोड्यूलर होता है, वो मल्टी नड्यूलर होता है, या वो डिफ्यूज इनलार्जमेंट होती है। तो स्टूडेंट्स आपने डिफ्यूज इनलार्जमेंट का वर्ड याद रखना है। ये वर्ड आपकी फर्स्ट हैंड ने भी इस्तेमाल किया हुआ है, ये आपकी बुक पैथोमा ने भी लिखा हुआ है, और इवन आपकी सर्जरी ने भी इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, डिफ्यूज ग्वाइटर इनलार्जमेंट इन योर ग्रेव डिजीज पेशेंट। उसके बाद मल्टी नोड्यूलर जो टॉक्सिक हो सकता है, ये मल्टी नोड्यूलर भी हो सकता है कि मल्टीपल नोड्यूल्स बने हुए हैं एंड दे आर continuously secreting your T3 and T4 hormones. So in this way, they can lead towards the enlargement. Next comes towards the toxic adenoma. टॉक्सिक एडिनोमा कि सिर्फ हमारे पास एक स्पेसिफिक पार्ट जो है आपके थायराइड ग्लैंड का वहां पर बिनाइन ट्यूमर बन गया है, और उधर से क्या हो रही है, कंटिन्यूसली आपके थायराइड हार्मोन्स की सक्रीशन हो रही है। तो टॉक्सिक का वर्ड ज्यादातर हम हाइपरथायरॉयडिज्म के साथ ही इस्तेमाल करते हैं। सो एक हमारे पास सिंगल नोड्यूलर होता है बट वो टॉक्सिक नहीं होता। समझ रहे, वो आगे जाके मैं लिखवाता हूँ वो किसके अंदर आता है। सो सिंपल ग्वाइटर, उसके बाद टॉक्सिक ग्वाइटर, फिर बच्चों हमारे पास होता है हाइपोथायरॉयडिज्म वाला पेशेंट। नंबर थर्ड कौन सा आता है, हाइपो हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट का जो ग्वाइटर होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म ग्वाइटर। अब हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट के अंदर ग्वाइटर क्यों बन रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स उसका जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या नहीं करता था, इसकी T3 और T4 की फॉर्मेशन नहीं करवा रहा होता। तो पीछे से जो आपका TSH होता है ना, वो TS कंटिन्यूसली आके फोलिकुलर सेल्स को स्टिमुलेट करता है कि भाई क्या कर T3 और T4 बना।
but your follicular cells has a deficiency of the thyroid peroxidase. Maybe they have the deficiency of the thyroglobulin protein. Maybe they have the colloid insufficiency. So whatever the reason that can lead towards the hypothyroidism, अगर continuously TSH आके आपके follicular cells और thyroid gland को stimulate करते हैं तो उसके size को increase कर सकते हैं. So you can see this condition in hypothyroidism patient. और hypothyroidism वाले patient के अंदर बच्चों जो आपको goiter नजर आता है वो मोस्टली कौन सा होता है? मल्टीनड्यूलर. मल्टीनड्यूलर. तो आपके पास पेशेंट आया, आपने फिजिकल एग्जामिनेशन की है, पल्पेट आपने किया और आपको नड्यूल्स नजर आ रहे हैं. नड्यूल्स नजर आने के साथ साथ डॉक्टर बासित आपको उस पेशेंट में हाइपोथायरॉयडिज्म की सिम्टम आ रही है, लाइक उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप है, उसकी बॉडी के अंदर एडीमा है, पेशेंट का कॉन्स्टिपेशन है, तो पेशेंट के अंदर ब्रिटल जो उसकी नेल्स है उनकी डिस्ट्रक्शन है, कोल्ड इंटॉलरेंस है, एमिनोरिया है. सो देयर आर अ लॉट ऑफ सिम्टम दैट यू कैन सी इन पेशेंट ऑफ द हाइपोथायरॉयडिज्म. तो हाइपोथायरॉयडिज्म की सिम्टम के साथ अगर मल्टी नड्यूलर ग्वाइटर है, इट मींस ये पेशेंट के अंदर है हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से ये नड्यूल्स बने हुए हैं. That is a number third. Let's come towards number 4. Number 4 बच्चों हमारे पास क्या हो सकता है? बिनाइन ट्यूमर्स की फॉर्मेशन हो सकती है. क्या हो सकता है यहाँ पर? नियोप्लास्टिक या ट्यूमर फॉर्मेशन हो सकती है. पढ़ा हुआ है ना हमने सर. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द नियोप्लास्टिक फाइंडिंग्स. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे जो थायराइड ग्लैंड है इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के ट्यूमर्स बन सकते हैं. अब ये जो डिफरेंट टाइप्स के ट्यूमर्स होते हैं ये आपको ऑलरेडी पता है. दो टाइप्स के ट्यूमर्स होते हैं. एक हमारे पास होता है बिनाइन और एक हमारे पास होता है मैलिग्नेंट. जो बिनाइन होता है ये इन्वेसिव सॉरी नॉन इन्वेसिव होते हैं, शेड इनके ऊपर बना होता है, लोकलाइज होते हैं, स्प्रेड नहीं करते. बट जो मैलिग्नेंट होते हैं ये इन्वेसिव होते हैं, शेडिंग से बाहर जाते हैं. ब्लड मतलब कि थायराइड ग्लैंड कितनी लार्जमेंट होती है वो साथ वाले एरियाज की तरफ ना मेटास्टाइज कर रहा होता है, जो कि आपकी इस मैलिग्नेंट ट्यूमर की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. तो बिनाइन या मैलिग्नेंट ट्यूमर बनने की वजह से भी हमें थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट नजर आ सकती है. जैसे आपको नजर आता है फॉलिकुलर कार्सिनोमा में, जैसे मेडुलरी कार्सिनोमा में, जैसे पेपिलरी कार्सिनोमा में, जैसे पैरान्यूप्लास्टिक कार्सिनोमा के. सो यू शुड नो द टाइप्स ऑफ द थायराइड कार्सिनोमास. We have discussed many times these carcinomas as well. तो एक दो टाइप्स अगर आपने लिखनी है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो. पेपिलरी कार्सिनोमा जो कि हमने कहा था कि सबसे एक्सीलेंट जिसकी प्रोग्नोसिस है वो पेपिलरी कार्सिनोमा है, जिसमें आपको सिमोमा बॉडीज ऑर्फन एनीआई वाली हिस्टोलॉजी नजर आई थी. इसके बाद बच्चों हमारे पास है फोलिकुलर कार्सिनोमा, इसमें फोलिकल्स के अंदर कार्सिनोमा बनता है. और फिर था हमारे पास रेड जीन की म्यूटेशन से होने वाला ट्यूमर, दैट इज योर मेडुलरी कार्सिनोमा. सो ये हमारे पास ट्यूमर टाइप है जो आपने याद रखनी है. These are the four types of the goiter. Maybe because of the simple goiter, maybe because of the toxic, maybe because of the hypothyroidism, maybe because of the neoplastic causes. बात यहाँ पर खत्म नहीं होती स्टूडेंट्स. We have some other reasons of the goiter formation. वो कौन सी है? Those conditions are called the inflammatory conditions. These inflammatory conditions also called the goiter formation. Inflammatory goiter. इन्फ्लामेशन हो रही है आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर जिसकी वजह से वहां पर गोइटर फॉर्मेशन हो गया. अब इन्फ्लामेशन हो रही है तो उसका सबसे पहला रीजन क्या होगा बच्चों? दैट इज द ऑटो इम्यून डिजीज. दैट इज अ ऑटो इम्यून डिजीज. ऑटो इम्यून डिजीज जो मोस्ट कॉमनली इन्फ्लामेटरी है और वो गोइटर काज करवाती है, दैट इज योर हैशिमोटो थायरोइडाइटिस, जो कि फीमेल्स के अंदर हमने कहा था बहुत कॉमनली सर हमें नजर आती है हैशिमोटो थायरोइडाइटिस. बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, हैशिमोटो थायरोइडाइटिस वाला. इंशाल्लाह बेसिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे, इसमें से एमसीक्यू आता है हर एग्जाम के अंदर ऑलमोस्ट. ऑटोइम्यून डिजीज. इसके अलावा अगर बच्चों हो जाए ग्रैन्युलोमैटस, कि आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर ग्रैन्युलोमास आके बनना शुरू हो जाए, जैसे हमने सार्कोडोसिस के अंदर हमने देखा, जैसे हमने टीबी वाले पेशेंट के अंदर देखा, जैसे हमने हिस्टोप्लाज्मोसिस वाले पेशेंट के अंदर देखा, तो हमने काफी सारी टाइप्स को डिस्कस किया हुआ है जिनके अंदर ये ग्रैन्युलोमास बनते हैं. सम कंडीशंस के अंदर
केशिएटिंग ग्रैनुलोमास बनते हैं, सम कंडीशंस के अंदर नॉन केशिएटिंग ग्रैनुलोमास बनते हैं। नॉन केशिएटिंग ग्रैनुलोमास में की बात की जाए तो वो सबसे कॉमन आपकी सार्कोइडोसिस है। केशिएटिंग ग्रैनुलोमास की बात की जाए तो वो सबसे कॉमन आपका टीबी है। अगर ग्रैनुलोमास बने और वो ग्रैनुलोमास आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर आके डिपॉजिट हो जाएं, दे कैन लीड टुवर्ड्स द enlargement, they can lead towards the inflammation of thyroid gland and they can cause the goiter formation. Then number third is the fungal or the bacterial or viral infection. Bacterial and वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाती है और ये बड़ा कॉमन डिजीज है ये वाली। बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन के बाद उस पेशेंट के थायराइड ग्लैंड के अंदर इन्फ्लामेशन होना शुरू हो गई। नंबर 4 लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज द रीडल थायरोइडाइटिस। रीडल थायरोइडाइटिस, ये रीडल थायरोइडाइटिस जिसके अंदर मैंने आपको बताया था पैरानियोप्लास्टिक ट्यूमर होता है ये भी थायरोइडाइटिस। रीडल थायरोइडाइटिस या जिसको हमने कहा था कि रॉक शेप थायराइड ग्लैंड, कि इतना जो थायराइड ग्लैंड है वो हार्ड हो जाता है कि जैसे कोई पत्थर होता है। ठीक है, तो रॉक लाइक थायराइड ग्लैंड ये आपको किसमें नजर आता है? दैट इज द रीडल थायरोइडाइटिस, जिसके अंदर फाइब्रोसिस हो जाती है आपके थायराइड ग्लैंड की। जब फाइब्रोसिस होगी तो हमें तो पता है फाइब्रोसिस कहीं पर भी हो, चाहे वो आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर फाइब्रोसिस हो रही है, चाहे वो आपके पास इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो रही है, चाहे वो हमारे पास स्किन के अंदर सेक्लेरोसिस हो रही है। सेक्लेरोसिस की वजह से हमेशा बच्चों कोलेजन ज्यादा डिपॉजिट होता है और उस एरिया की हार्डनेस जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। So these are the 5 reasons that can lead towards the goiter formation. Number 1 is a simple goiter, toxic goiter, hypothyroidism, neoplastic, and the inflammatory causes that can lead towards the goiter formation into your body. अब इन सबको बच्चों हमने एक एक इंडिविजुअली भी क्या करना है, डिस्कस करना है। तो डिस्कस करने की तरफ जब हम जाएंगे तो सबसे पहले हमें सिंपल गोइटर का पता होना चाहिए। सिंपल गोइटर क्या होता है? सिंपल गोइटर इज कॉल्ड द इनलार्जमेंट ऑफ योर थायराइड ग्लैंड विदाउट हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म। ये पेशेंट आपने पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कॉमन आपको नजर आएंगे कि फीमेल्स होती हैं मोस्टली 40, 45 या 50 साल की एज के अंदर, तो जो उनकी ग्वाइटस की इनलार्जमेंट हुई पड़ी है लेकिन उनको सिम्टम कोई नहीं आ रही होती, ना हाइपो की ना हाइपर की। तो अगर उनको हाइपो और हाइपर की सिम्टम में नहीं आ रही सर, तो फिर उनका ये जो ग्वाइटर है, ये जो थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट है, इसका क्या रीजन हो सकता है? मैं आपको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करता हूँ। सिंपल ग्वाइटर मीन्स enlargement means enlargement of thyroid gland, enlargement of thyroid gland। थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट तो हो रही है लेकिन क्या है कि पेशेंट में हाइपो और हाइपर वाली सिम्टम नजर नहीं आती। विदाउट विदाउट हाइपो और हाइपर थायरॉयडिज्म सिम्टम्स। अब अगर आपको हाइपो और हाइपर थायरॉयडिज्म हो ही नहीं रही तो उस पेशेंट के अंदर ये अगर थायराइड ग्लैंड की फिर इनलार्जमेंट कैसे हुई है? दैट इज द क्वेश्चन। If we have a normal amount of the thyroid hormone, so what factors that are leading towards the simple goiter? तो पहले तो सिंपल गोइटर का हमें पता है, या तो डिफ्यूज हो सकता है या ये हमारे पास हो सकता है मल्टी नोड्यूलर ठीक है बच्चों, ये है सिंपल गोइटर जिसमें हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म नहीं होती, बट स्टिल पेशेंट के अंदर आपको गोइटर नजर आ रहा होता है। रीजन जरा बात समझिएगा, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक का यहाँ पर टच दूंगा। स्टूडेंट्स, एवरी वन ऑफ यू नो डैट कि अगर हमारे पास थायराइड हार्मोन्स की हमने सक्रीशन करवानी है तो उसकी सक्रीशन की रेगुलेशन कहाँ से होती है? आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से। और पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ साथ कहाँ से इसकी रेगुलेशन होती है? आपके थायराइड हाइपोथैलेमस से। सो हियर वी हैव अ हाइपोथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस इज कंट्रोलिंग द secretion of your thyroid hormones or the secretion of your pituitary hormones. So hypothalamus से यहाँ पर जाती है हमारे पास secretion पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, इसको मैं लिख देता हूँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी,
एंड हेयर वी हैव अ एंटीरियर पिट्यूटरी। अब इसी तरह बच्चों सेक्रेटरी और इनहिबिटरी हार्मोन्स आते हैं आपके हाइपोथैलेमस से, और क्या कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से वो हार्मोन की सेक्रीशन करवाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दैट इज अ हाइपोथैलेमस। अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि सर हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है CRH। CRH तो रिलीज होता है ना जब ACTH की सेक्रीशन करवानी होती है। तो यहाँ से हमारे पास रिलीज होता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। So TRH comes from the hypothalamus and it stimulates your anterior pituitary gland to increase the thyroid stimulating hormone. So बच्चों ऊपर से TRH आया, वो हाइपो anterior pituitary के ऊपर लगा, वहां से TSH रिलीज हुआ, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसके रिसेप्टर्स होते हैं कहाँ पर? आपके थायराइड ग्लैंड के ऊपर। ऑन द थायराइड ग्लैंड वी हैव अ रिसेप्टर्स ऑफ द TSH। तो अगर ये हमारे पास फोलिक के दो टाइप के सेल्स होते हैं ना आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर, ये जो 25 ग्राम का थायराइड ग्लैंड है, इसके अंदर दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक फोलिकुलर सेल्स होते हैं और एक होते हैं पैराफोलिकुलर सेल्स। फोलिकुलर सेल्स का काम होता है क्या करना भाई? हमारे T3 और T4 की फॉर्मेशन करवाना। और पैराफोलिकुलर सेल्स का क्या काम होता है? कैल्सिटोनिन की सेक्रेशन करवाना। अब ना स्टूडेंट्स, मैं यहाँ से एक फोलिकुलर सेल्स को लेता हूँ और उस फोलिकुलर सेल्स को हम यहाँ पे जूम आउट करते हैं। इस फोलिकुलर सेल्स की सरफेस के ऊपर क्या है जी? TSH का रिसेप्टर है। यहाँ पर TSH का रिसेप्टर है। TSH अपने रिसेप्टर्स के ऊपर आके लगेगा। जब TSH अपने रिसेप्टर्स के ऊपर आगे लगेगा तो इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवेज आपके एक्टिवेट होते हैं, जिसमें हमने कहा था हाँ जी कौन सा पाथवे एक्टिवेट होगा जी? एनीवन? TSH की वजह से कौन सा इंट्रासेलुलरली जो पाथवे है वो एक्टिवेट होता है? ये मैंने अभी आपको परसों वाले लेक्चर के अंदर बेसिक में बताया। TSH, ACTH, FSH, LH, उनका एक ही सिग्नलिंग पाथवे था, डेट इज अ साइक्लिक AMP। जैसे ही अपने रिसेप्टर्स के आगे लगेंगे, इंट्रासेलुलरली साइक्लिक AMP वाला जो पाथवे है ये एक्टिवेट होगा। और जब ये एक्टिवेट होगा तो जो डिफरेंट फंक्शन थे आपके TSH की वजह से आपके फोलिकुलर सेल्स के अंदर होने वो बच्चों एक्टिवेट हो जाते हैं। वो डिफरेंट फंक्शंस कौन से थे? सबसे पहले तो हमारे जो एपिथेलियल सेल्स थे वो क्या करते हैं? ब्लड सर्कुलेशन में से आयोडाइड मालिक्यूल को ट्रैप करते हैं। ये अगर ब्लड सर्कुलेशन है, इन बिटवीन हियर वी हैव अ एपिथेलियल सेल। सो ये इसको आप लिख लीजिएगा, ये एपिथेलियल सेल है, जिसको हमने बड़ा जूम करके बनाया था आपकी बेसिक की क्लास के अंदर। ये एपिथेलियल सेल, ये मेरे पास फोलिकुलर सेल। अब TSH अपने रिसेप्टर के ऊपर आके लगेगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या था बच्चों? ये सिम्पोर्टर था। वो सिम्पोर्टर का क्या काम था? उसने आयोडाइड को पकड़ना था, ट्रैप करना था, यहाँ पे सेल के अंदर लेके आना था। फिर उसने आयोडाइड को आयोडीन में करना, जो हमने सारा मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है ना, ऑक्सीडेशन, ऑर्गेनिफिकेशन एंड द कपलिंग। तो बच्चों आयोडाइड कन्वर्ट होता है किसके अंदर? आयोडीन के अंदर। आयोडीन से क्या बनता है हमारे पास बच्चों? आयोडीन से हमारे पास भी बनता है, एट द एंड मैं आता हूँ T3 और T4 की ना फॉर्मेशन हो जाती है, और फिर हम इसको सर्कुलेशन में छोड़ देते हैं बाय बाइंडिंग विद द थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन प्रोटीन। सो TSH जब लगता है तो आपके फोलिकुलर सेल्स को एक्टिवेट करता है, और T3 और T4 की क्या होती है स्टूडेंट्स? वहां पर फॉर्मेशन होती है। बट इसके लिए डॉक्टर बासित आपको यहाँ पर क्या चाहिए? आयोडाइड। अगर मैंने नॉर्मल T3 और T4 की फॉर्मेशन करवानी है तो उसके लिए मुझे आयोडाइड चाहिए होती है, और आयोडाइड कहाँ पर प्रेजेंट होता है? आपके सॉल्ट के अंदर होता है। अब जो मेरे पास पेशेंट है वो किसी ऐसी जगह पर रहता है, वो किसी ऐसी एरिया के अंदर रहता है, वो ऐसी किसी इलाके के अंदर रहता है जहाँ पर क्या है? आयोडीन की डेफिशिएंसी है, या जहाँ पर सॉल्ट की डेफिशिएंसी है, या इवन दो सॉल्ट है, अब उस सॉल्ट के अंदर आयोडाइड की डेफिशिएंसी है। जब स्टूडेंट्स आयोडाइड की डेफिशिएंसी होगी तो क्या हमारे पास ये जो आयोडाइड है ये सेल के अंदर जाएगा? सर नहीं जाएगा। अगर सेल के अंदर नहीं जाएगा, क्या T3 और T4 की फॉर्मेशन हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि जो बेसिक मॉलिक्यूल है वो तो आपका आयोडाइड है। तो अगर कोई पेशेंट आयोडाइड इनसफिशिएंसी वाले एरिया के अंदर रहता है तो उसके अंदर क्या हो रहा है? आयोडाइड की डेफिशिएंसी है,
अगर आयोडाइड की डेफिशिएंसी होगी तो T3 और T4 की फॉर्मेशन हमारे पास नहीं हो रही होती। अब इस फॉर्मेशन को इनहेंस करने के लिए आपका जो TSH है, TSH की क्या होती है, एक्सेस प्रोडक्शन। TSH की क्या हो रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्सेस प्रोडक्शन होती है कि चल भाई TSH तेरे जो फोलिकुलर सेल्स हैं वो T3 T4 नहीं बना रहे, तो जल्दी जाके उनको क्या करा, जरा ज्यादा जाके स्टिमुलेट कर। अब TSH बेचारा दोबारा फिर वहां से रिलीज होकर एंटीरियर पिट्यूटरी से वो यहाँ पर थायराइड ग्लैंड के ऊपर आके लगता है और इसको कहता है कि तेरी मेहरबानी भाई T3 और T4 बना दे। अब वो फिर नहीं बना रहा होता है, फिर TSH उसको स्टिमुलेट करता है। अब बार बार स्टिमुलेशन की वजह से हमारे पास जो फोलिकुलर सेल्स है बच्चों, इनकी हाइपरट्रॉफी और इनका हाइपरप्लेजिया हो जाता है। जब इनकी हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया होता है और इस कंडीशन में ये किसी हद तक जो T3 है ना वो T3 और T4 की फॉर्मेशन बना रहे होते हैं, लेकिन कब बनाते हैं, जब इनको हम बार बार स्टिमुलेट करें। और बार बार स्टिमुलेट हम क्यों करें, क्योंकि इनसफिशिएंसी है हमारे पास आयोडाइड की। तो कुछ जो मालिक्यूल्स फिर आयोडाइड के होते हैं ना सर्कुलेशन के अंदर, जब ये आपका सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर ज्यादा एक्टिवेट होता है ना, तो जो इक्का दुक्का आयोडाइड होता है ना उसको एब्जॉर्ब करके सेल के अंदर लाके उसे T3 और T4 बना लेता है। सो स्टूडेंट्स, पैथोजेनेसिस इसकी फिर क्या बनी कि हमारे पास अगर किसी एरिया के अंदर क्या है, आयोडाइड इनसफिशिएंसी है, आयोडाइड आयोडाइड इनसफिशिएंसी वाला एरिया है जहां पर हमारे पास आयोडाइड हुई है कम। जब आयोडाइड हमारे पास कम होगी तो उसकी वजह से T3 और T4 की फॉर्मेशन हमारे पास कम होना शुरू हो जाएगी ना। अब उसको कंपनसेट करने के लिए आपके हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है, TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन नंबर 1। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन कहाँ पे जाके लगेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है स्टूडेंट, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नंबर 2 ये हो गया। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ पे लगता है आपके, थायराइड ग्लैंड के ऊपर। अब थायराइड ग्लैंड के अंदर स्पेसिफिकली कहाँ पर लगेगा, फोलिकुलर सेल्स के ऊपर। कहाँ पर, फोलिकुलर सेल्स के ऊपर। अब आपके पास जो आयोडाइड है वो कंप्लीट अमाउंट के अंदर नहीं है, उसकी अमाउंट डिक्रीज है, जिसकी वजह से TSH बार बार थायराइड ग्लैंड के जो फोलिकुलर सेल्स है इनको स्टिमुलेट करते हैं। जब इनको स्टिमुलेट करता है तो इन सेल्स का क्या हो जाता है, हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लेजिया हो जाता है। और अगर आपके थायराइड ग्लैंड के फोलिकुलर सेल्स का हाइपरप्लेजिया या हाइपरट्रॉफी होती है तो इसकी वजह से पेशेंट का थायराइड ग्लैंड का जो साइज होता है स्टूडेंट्स वो इंक्रीज हो जाता है, हाइपरट्रॉफी या hyperplasia. So what is the reason? The reason is the hyperstimulation of TSH। कि TSH आके बार बार आपके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है जिसकी वजह से उसके सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है। और ये हो क्यों रहा है, ये आयोडाइड की डेफिशिएंसी की वजह से हुआ है। अब थायराइड ग्लैंड में बच्चों कोई मसला नहीं था, we don't have any issue into your thyroid gland। जो थायराइड ग्लैंड है नॉर्मल सिम्पोर्टर, जो थायराइड ग्लैंड है नॉर्मल पोर्टर, जो थायराइड ग्लैंड है नॉर्मल थायरोग्लोबिन प्रोटीन, जो थायराइड ग्लैंड है नॉर्मल थायराइड peroxidase enzyme। So everything is fine into your thyroid gland, but the reason is that, but the problem is that there is the deficiency of the iodide. So that deficiency of the iodide leads towards the hyperstimulation of your thyroid gland. That can lead towards the hypertrophy or hyperplasia of thyroid glands, and the patient presents with the goiter. Which type of the goiter? Simple goiter. क्योंकि यहाँ पर फिर भी किसी न किसी हद तक T3 और T4 की फॉर्मेशन हो रही होती है और आपको हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स नहीं आते। तो अगर आपसे कोई बंदा पूछते हैं कि भाई पेशेंट के अंदर ये जो ग्वाइटर वाला ना, इसको पेन हो रही है ना, हाइपोथायरॉयडिज्म की है ना हाइपरथायरॉयडिज्म की सिम्टम है, सिर्फ इसके अंदर ग्वाइटर बना हुआ है, तो आपने उसको बताना ये वाला रीजन कि भाई आयोडाइड की डेफिशिएंसी इसके अंदर होगी। क्या इस पेशेंट को आयोडाइड देने से जो इसके थायराइड का ग्लैंड का साइज है वो क्या डिक्रीज हो सकता है? माय क्वेश्चन इज दैट कि एक पेशेंट है जिसको आयोडाइड की डेफिशिएंसी थी। हम आयोडाइड की डेफिशिएंसी की बात, स्टूडेंट्स दोबारा हमने इसको आयोडीन देना शुरू कर दिया, क्या इसका साइज नॉर्मल होगा? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि उसको तो आयोडाइड का मसला था और आयोडाइड तो हम उसको दे रहे हैं एक्सोजीनियसली, तो उसका साइज गेन क्यों नहीं हो रहा या वो नॉर्मल क्यों नहीं आ रहा?
वेरी गुड, वेरी गुड। डॉक्टर निम्रा कह रही कि सर जो यहाँ पर इश्यू हो चुका है ना, वो हाइपरट्रोफी हो चुकी है आपके फोलिकुलर सेल्स की, या उनका हाइपरप्लेजिया हो चुका है। तो अब मैं उसको आयोडाइड दूंगा, वो T3 और T4 तो बनाएंगे, लेकिन जो उनका साइज इंक्रीज हो चुका है वो दोबारा नॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर या नॉर्मल साइज के अंदर नहीं आएगा, उसकी हाइपरट्रोफी हो चुकी है। सो दैट इज वेरी गुड कंसेप्ट, वेरी गुड डॉक्टर निम्रा। अब आगे आते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स के अंदर, सॉरी, कुछ जो पेशेंट्स होते हैं उनमें तो चले डिफ्यूज आता है, और डिफ्यूज की तो हमें समझ आती है कि पूरा जो थायराइड ग्लैंड है ना, उसके सारे फोलिकुलर सेल्स की क्या हुई है, हाइपर स्टिमुलेशन हुई है, जिसकी वजह से डिफ्यूज ग्वाइटर हमें उस पेशेंट के अंदर नजर आता है। जैसे यहाँ पर मैंने अभी आपको पेशेंट दिखाया है ना, मैं दोबारा यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये लो, दोनों मैंने साथ साथ लिख दिए। ये नीचे वाला कौन सा है जी, ये है डिफ्यूज ग्वाइटर। ये कौन सा पेशेंट है, ये है डिफ्यूज गोइटर। और ऊपर वाला कौन सा पेशेंट है, नड्यूलर वाला। अब दोनों पेशेंट को सिंपल गोइटर है, मतलब हाइपो और हाइपोथायरॉयडिज्म का मसला नहीं है, सिंपल गोइटर है। लेकिन एक में क्या बना है, डिफ्यूज गोइटर बना है, और एक के अंदर क्या बने स्टूडेंट्स, नड्यूल्स बने। अब नड्यूल्स वाले पेशेंट का रीजन क्या है, जरा इसको लिखिएगा। यहाँ पर भी आपको क्या हुई है, आयोडाइड की डेफिशिएंसी, आयोडाइड की डेफिशिएंसी, आयोडाइड की डेफिशिएंसी होगी तो हमारे पास टीएसएच की हाइपर सेक्रीशन होगी, टीएसएच की हाइपर सेक्रीशन होगी तो आपके जो फोलिकुलर सेल्स हैं, ये फोलिकुलर सेल्स क्या हो जाएंगे, इनकी इनलार्जमेंट हो जाती है। अगर टोटली इनलार्जमेंट होगी तो वो तो डिफ्यूज गोइटर है। लेकिन यहाँ पर जो नड्यूल्स हैं, ये नड्यूल्स क्यों बन रहे हैं, द रीजन इज दैट स्टूडेंट्स, जो कुछ आपके फोलिकुलर सेल्स होते हैं उनकी हाइपरट्रॉफी होती है, कुछ सेल्स की हाइपरट्रॉफी नहीं होती। मतलब जो कुछ सेल्स होते हैं ना, वो ज्यादा सेंसिटिविटी शो करते हैं टीएसएच को। जब वो ज्यादा सेंसिटिविटी शो करते हैं टीएसएच को, तो उसकी वजह से उन फोलिकुलर सेल्स की इनलार्जमेंट हो जाती है, जो बाकी फोलिकुलर सेल्स होते हैं वो नॉर्मल रहते हैं। अगर मैं यहाँ पर कहूँ ना कि मेरे पास जो सुपीरियर पोल है आपके थायराइड ग्लैंड का, ये वाला, अब इसके अंदर जो फोलिकुलर सेल्स हैं दे आर वेरी नॉटी, लेकिन यहाँ पर जो फोलिकुलर सेल्स हैं दे आर नॉट मच नॉटी। अगर इसके ऊपर बार बार टीएसएच लग रहे हैं तो इन फोलिकुलर सेल्स की क्या हो जाएगी, इनलार्जमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर टीएसएच लगे तो ये जरा टीएसएच को क्या करते हैं, सेंसिटिविटी शो नहीं करते, ये इसको जरा लिफ्ट नहीं करवाते टीएसएच को। तो जो नड्यूल्स बनते हैं, नड्यूल्स इसलिए बनते हैं कि उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो फोलिकुलर सेल्स होते हैं उनकी इनलार्जमेंट हो जाती है। उनकी जो इलाजमेंट, मतलब वो क्यों इलाजमेंट होती है, क्योंकि वो ज्यादा सेंसिटिविटी शो करते हैं टीएसएच को एज कंपेयर टू अदर सेल्स ऑफ योर थायराइड ग्लैंड। सो अगर यहाँ पर ज्यादा सेंसिटिविटी शो हो रही है तो इसकी ये हाइपरप्लेजिया होगा, हाइपरट्रॉफी होगी, और इस एरिया के अंदर आपको क्या नजर आएगा, नड्यूल। कैन यू सी हियर, दैट इज अ नड्यूल, ठीक है। अब डिफ्यूज वाले पेशेंट में क्या हो रहा है, डिफ्यूज वाले पेशेंट में सर टीआरएच बन रहा है, टीआरएच रिलीज करा है टीएसएच को, टीएस यहाँ पर क्या करेगा, टोटली फोलिकुलर सेल्स को स्टिमुलेट करता है। मतलब जितने भी फोलिकुलर सेल्स हैं वो तमाम क्या करते हैं, सेम सेंसिटिविटी शो करते हैं आपके टीएसएच को। सो टोटली फोलिकुलर, टोटली टोटली फोलिकुलर सेल्स की क्या होती है, इनलार्जमेंट हमारे पास हो जाती है डिफ्यूज ग्वाइटर वाले पेशेंट के अंदर, ठीक है। सो आई होप सो नाउ यू गेट पॉइंट व्हाई देयर इज अ नड्यूलर फॉर्मेशन एंड व्हाई देयर इज अ डिफ्यूज, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे आते हैं कि सर जो सिंपल ग्वाइटर पेशेंट्स के अंदर बनता है, इन सिंपल ग्वाइटर के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। सबसे जो मोस्ट कॉमन काज है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, दैट इज द आयोडाइड डेफिशिएंसी। नंबर वन कॉज क्या सिंपल ग्वाइटर का, आयोडीन डेफिशिएंसी। और यही जो इसका कॉज है, दैट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ द सिंपल ग्वाइटर इज द आयोडीन डेफिशिएंसी, क्योंकि हमने साथ साथ एमसीक्यूज भी तो सॉल्व करने हैं। ये है मोस्ट कॉमन काज, मोस्ट कॉमन काज। लेकिन स्टूडेंट्स इसके अलावा हमारे पास कुछ और कॉजेज भी हैं, जैसा कि नेक्स्ट कॉज है हार्मोनल एबनॉर्मेलिटी, जिसको हम लिखते हैं डिसहार्मोनोजेनेसिस। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे कि डिसहार्मोनोजेनेसिस क्या होती है, बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा आइडिया ये होना चाहिए डिसहार्मोनोजेनेसिस का क्या मतलब है। डिसहार्मोनोजेनेसिस का मतलब है एबनॉर्मल हार्मोन रेगुलेशन या एबनॉर्मल हार्मोन सेक्रीशन।
तो अगर आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स इरेगुलरली रेगुलेट हो रहे हैं ना, मतलब इरेगुलरली प्रोड्यूस हो रहे हैं, सो दे कैन आल्सो इफेक्ट योर थायराइड ग्लैंड एज वेल. एबनॉर्मल हार्मोन regulation. So that is a second cause of your simple goiter. Third cause is the goitrogens. Goitrogens. Goitrogens क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे वो तमाम मॉलिक्यूल्स जो गोइटर बना सकते हैं, उनको हम कहते हैं goitrogens. We have some vegetables that can stimulate your thyroid glands to increase their size. वो कौन सी बच्चों हमारे पास वेजिटेबल्स हैं, उसमें सबसे जो कॉमनली नजर आती है दैट इज द कैबिज. कैबिज आप लिख लो, इसके अलावा आप केल लिख लो, इसके अलावा आप रेप लिख लो. ये सारी आपकी वेजिटेबल्स हैं, और ये वेजिटेबल्स आपकी ग्वाइट्रोजेंस हैं. ग्वाइट्रोजेंस का क्या मतलब है? ये जाके आपके थायराइड ग्लैंड को इफेक्ट करती हैं. असल में ये इफेक्ट नहीं करती, ये जो आयोडीन की स्क्वेस्ट्रेशन होती है ना फोलिकुलर सेल्स के अंदर, ये आयोडीन की स्क्वेस्ट्रेशन या ट्रैपिंग को इनहिबिट करती है ये वाली. तो अगर आयोडीन सर्कुलेशन में है, वो थायराइड में नहीं जा रहा, तो वही बात होगी, टीएस से ज्यादा बढ़ेगा, वो बार बार स्टिमुलेट करके हाइपर ट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया काज कराता है आपके इन सेल्स का. ठीक है. सो दैट इज अ थर्ड काज ऑफ द सिंपल क्वार्टर. नंबर फोर इज द नंबर फोर बच्चों आपने देखना है अडल्सेंस एंड प्रेगनेंसी के अंदर. अडल्सेंस एंड प्रेगनेंसी. अडल्सन एंड प्रेगनेंसी बच्चों, अडल्सेंस के अंदर क्या होता है, जैसे बंदा अडल्ट होता है या प्यूबर्टी की तरफ जा रहा होता है ना, तो उस टाइम उसके T3 और T4 की ना रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है. सर बात समझिएगा, एक मेरे पास अडल्ट बंदा है ना या बच्चा है, उसके अंदर ग्वाइटर क्यों, वो इतना बड़ा ग्वाइटर नहीं बनता, मतलब वो छोटा से ग्वाइटर बनता है. लेकिन वो क्यों बनता है? क्योंकि बच्चे के अंदर T3 और T4 की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है. तो अगर इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो मुझे थायराइड ग्लैंड से ज्यादा T3 और T4 बनवाना पड़ेगा. और अगर आपके थायराइड ग्लैंड की फोलिकुलर सेल्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा, उनका साइज बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट ग्वाटर के साथ प्रेजेंट कर सकता है. इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब भी आपके किसी ऑर्गन को ज्यादा काम करना पड़ता है तो उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है. क्या हो जाती है उसकी? हाइपरट्रॉफी हो जाती है. और उस हाइपरट्रॉफी का रीजन क्या है बच्चों? उसका रीजन है हमारे पास, जैसे हमने बताया था मैंने आपको हार्ट के बारे में, कि हाइपरट्रॉफी हो जाती है ना, क्योंकि आपके हार्ट को बार बार काम करना पड़ रहा है. जैसे वो पेशेंट हाइपर टेंशन वाला है, या अगर आफ्टर लोड बढ़ा है, आपके हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, और हाइपरट्रॉफी के बाद वो फेलियर में चला जाता है. इसी तरह यहाँ पर जब आपके थायराइड ग्लैंड को ज्यादा काम करना पड़ेगा, उसकी हाइपरट्रॉफी होगी, और जब उसकी हाइपरट्रॉफी होगी तो थायराइड ग्लैंड का साइज इंक्रीज हो जाता है. और मोस्ट ऑफ द टाइम ना ये, क्योंकि थोड़ा सा इंक्रीज होता है ना, तो जब हमारे पास T3 और T4 की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है ना, तो ये खुद ब खुद रिजॉल्व भी हो जाता है. ये सिर्फ जो अडल्ट के अंदर आपको ग्वाइटर नजर आता है, ये सिर्फ रिजॉल्व होता है, क्योंकि एक तो स्मॉल होता है और दूसरा डिपेंडेंट होता है T3 और T4. दूसरे नंबर बच्चों प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के अंदर भी ग्वाइटर बनता है. प्रेगनेंसी के अंदर भी ग्वाइटर बनता है, और उसका क्या रीजन होता है? उसका रीजन TSH स्टिमुलेशन ज्यादा होना नहीं है. उसका रीजन है प्रेगनेंसी के अंदर TSH की जो स्टिमुलेशन है ये कम होती है. ये टोटली कंसेप्ट आपका यहाँ पर चेंज हो गया. अगर कोई आपसे पूछता है कि सिंपल जो ग्वाइटर आपको प्रेग्नेंट फीमेल में नजर आ रहा है, क्या ये TSH की हाइपर स्टिमुलेशन की वजह से, आपने कहना है भाई नहीं, प्रेगनेंसी की वजह से हार्मोनल एबनॉर्मेलिटी आती है, उसकी वजह से TSH की स्टिमुलेशन कम होती है. जब TSH की स्टिमुलेशन कम होती है, तो आपका जो थायराइड ग्लैंड है ना, आपने अक्सर सुना होगा प्रेगनेंसी के दौरान आपको हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाती है, मैंने आपको पढ़ाया भी था ऑप्स के अंदर ये टॉपिक. तो स्टूडेंट्स देखिएगा, अगर ये TSH का रिसेप्टर है ना, तो जो आपका एस्ट्रोजन है, ये एस्ट्रोजन इस रिसेप्टर की जो एक्टिवेशन है ना, इसको कम कर देता है. जब इसकी एक्टिवेशन कम होगी तो TSH यहाँ पर आके ज्यादा लगेगा नहीं. जब TSH आके यहाँ पर लगेगा नहीं, तो हमारे जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, वो फॉलिकुलर सेल्स क्या हैं, वो कोलॉइड से फुलफिल्ड हो जाएंगे. उनके अंदर जो कोलॉइड मॉलिक्यूल है या कोलॉइड मटेरियल है, वो फुल फिल्ड हो जाता है आपके इन फॉलिकुलर सेल्स के अंदर. जब उनके अंदर कोलॉइड मॉलिक्यूल, क्योंकि कोलॉइड क्या करता है, ये T3 और T4 की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा होता है, और ये नॉर्मल अमाउंट के अंदर रहता है. लेकिन अगर आप T3 और T4 बना ही नहीं रहे, तो ये जो कोलॉइड है ये डिपॉजिट हो जाएगा. जब ये डिपॉजिट होता है तो ये सेल के साइज को बढ़ा देता है. दैट कैन लीड टू अ सिंपल ग्वाइटर इन द प्रेग्नेंट फीमेल्स. ठीक है, तो ये बातें आप यहाँ पर याद रखें. अगर कोई पेशेंट
हमारे पास सिंपल ग्वाटर के साथ आता है, तो उसमें क्या सिम्टम पेशेंट के अंदर हमें नजर आ सकती हैं? सबसे पहले स्टूडेंट्स वो होता है एसिम्टोमेटिक। मोस्टली जो पेशेंट होते हैं सिंपल ग्वाटर के, वो एसिम्टोमेटिक होते हैं। बट वी हैव सम पेशेंट कौन से, कि जिनके अंदर जो ग्वाटर है उसका साइज बहुत ज्यादा इनलार्ज हो गया। ग्वाटर का साइज बहुत ज्यादा इनलार्ज हो गया, इवन दो इतना इनलार्ज हो गया है कि जो उसके क्लोजिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसको कंप्रेस करना शुरू कर दिया। इतना इनलार्ज हो गया है कि वो यहाँ पर अपना मैस इफेक्ट लाना शुरू कर दिया। और मैंने आपको बताया ना, जब भी आपकी बॉडी के अंदर ट्यूमर बनता है तो वो दो इफेक्ट लेके आता है। क्या कहता है? वो दो इफेक्ट लेके आता है, या तो फंक्शनल इफेक्ट लेके आता है, या वो आपके पास मैच इफेक्ट लेके आता है। अब यहाँ पर थायराइड ग्लैंड बढ़ रहा है तो ये मैच इफेक्ट लाएगा। मैच इफेक्ट से क्या मुराद है? काइंडली देखिएगा यहाँ पर, अगर ये आपकी नेक है, ये आपका ब्यूटीफुल फेस है, जो कि मेरे से बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं बना, चलें माइंड ना कीजिएगा, ये लड़का ही है, क्योंकि अगर मैंने लड़की बना दिया तो शामत आ जानी है, ठीक है। सो बॉयज कैन कंप्रोमाइज। यहाँ पर आपका बना हुआ है थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड क्या साइज बढ़ गया, थायराइड ग्लैंड के पीछे क्या पड़ा हुआ मुझे आप खुद बताएं? ट्रेकिया। ये ट्रेकिया रिंग जो हमारा विंड पाइप है, ट्रेकिया के पीछे क्या पड़ा हुआ है? यहाँ पर आपकी एसोफेगस है। तो स्टूडेंट्स, अगर थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ता है तो हमारे पास जो पीछे एसोफेगस और जो ट्रेकिया पड़ी हुई है वो पिंच होंगी। जब वो पिंच होंगी तो उसकी वजह से उस पेशेंट के अंदर क्या आ सकता है? कंप्रेसिंग या मैच इफेक्ट की सिम्टम आ सकती हैं। और वो मैच इफेक्ट की सिम्टम्स क्या है? डिस्निया, मतलब उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। इवन दो इस डिस्निया को एस्थमा के साथ भी मिमिक किया जाता है। इसके अलावा क्या हो सकता है सर? डिस्फेजिया, difficulty in swallowing. And what is the reason of the difficulty in swallowing? Is the only there is a goiter, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो बच्चों एसिम्टोमेटिक होते हैं, लेकिन बच कुछ जो हमारे पास पेशेंट होते हैं जिनके अंदर थायराइड का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उनमें ये मैच इफेक्ट आता है, डिस्निया और डिस्फेजिया वाला। आगे आते हैं कि जो हमारे पास पेशेंट है सिंपल ग्वाइटर वाला, इस पेशेंट का हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? तो मेन प्रॉब्लम क्या थी बच्चों? आयोडाइड की डेफिशिएंसी, आयोडीन की डेफिशिएंसी थी। और जब आयोडीन की डेफिशिएंसी थी तो उस पेशेंट में T3 और T4 बड़ा कंप्रोमाइज होके बन रहा था। ये T3 और T4 हमारे पास कम बन रहा था। जब T3 और T4 कम बनता है तो फिर ही तो नेगेटिव फीडबैक जाता है ना, TSH हमारे पास ज्यादा बनता है फिर। तो वो TSH आके ज्यादा स्टिमुलेट कर रहा था। मैं क्या करूंगा इसके ट्रीटमेंट के अंदर? दो चीजें करूंगा। नंबर वन, मैं उसको आयोडीन इनटेक करवाऊंगा, क्योंकि आयोडीन की डेफिशिएंसी ना, आयोडीन आपने एक्सोजीनियसली देनी। नंबर टू, आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि T3 और T4 कम हो रहा होता है, जिसकी वजह से TSH ज्यादा, मैं TSH की स्टिमुलेशन कम कर देता हूँ। उसके लिए आपने इस पेशेंट को देनी है 100 से लेकर 200 माइक्रोग्राम थायरोक्सिन। आपने इस पेशेंट को थायरोक्सिन के ऊपर डाल देना, मतलब T4 के ऊपर डाल देना। अगर थायरोक्सिन बनेगी, TSH की स्टिमुलेशन कम हो जाएगी, पेशेंट के अंदर मजीद स्टिमुलेशन नहीं होगी ग्वाटर वाले पेशेंट। तो सिंपल ग्वाटर का ट्रीटमेंट बच्चों, आयोडीन की डेफिशिएंसी है वो दे दो, और पेशेंट को T3 और T4 कम बनना है तो उसको 100 ज्यादा नहीं देनी, 100 to 200 माइक्रोग्राम थायरोक्सिन आपने एक्सोजीनियसली इस पेशेंट में देनी है। तो अभी तक जो हमने इसका पोर्शन कवर किया है, दैट इज द मेडिसिन पोर्शन, दैट इज द बेसिक पोर्शन। अब हम आते हैं अपनी सर्जरी की तरफ, कि अगर सिंपल ग्वाइटर वाला पेशेंट मेरे पास आया है, मैंने इस पेशेंट की सर्जरी कब करनी है? व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ द थायराइडेक्टोमी? सबसे पहले जो थायराइडेक्टोमी होती है ये दो टाइप्स की होती है। थायराइडेक्टोमी क्या होती है? थायराइड को रिमूव करना। दो टाइप की होती है, एक होती है हमारे पास टोटल थायराइडेक्टोमी, जिसमें आप उस पेशेंट का जो पूरा थायराइड ग्लैंड है उसको रिमूव कर देते हो, टोटल थायराइडेक्टोमी। एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव अ सब टोटल थायराइडेक्टोमी। सब टोटल का मतलब ये है कि हम उसके कुछ पार्ट्स को रिमूव करते हैं, सब टोटल थायराइडेक्टोमी। बट द थिंग इज दैट, सर मैंने पेशेंट की थायराइडेक्टोमी या सब टोटल थायराइडेक्टोमी करनी क्या है, उसकी इंडिकेशन भी तो बताए ना।
तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने इसकी इंडिकेशंस को याद रखना है। सबसे पहली इंडिकेशन क्या है, मैस इफेक्ट या प्रेशर इफेक्ट, कि अगर उस पेशेंट के अंदर जो ग्वाइटर बना है वो ग्वाइटर की वजह से उस पेशेंट में डिस्फेजिया और डिस्निया की सिम्टम आ रही हैं, तो हम उस पेशेंट की इंडिकेशन है कि आप उसकी थायरॉइडेक्टोमी कर दो। डिस्फेजिया, डिस्निया, तो ये पहली इंडिकेशन हो गया और ये सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेशन यही वाली है। दूसरे नंबर पर, अगर हमारा थायराइड का ग्लैंड बहुत ज्यादा इनलार्ज है और वो बैक साइड की तरफ जा रहा है, मोस्टली तो जो थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ रहा है वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है ना, तो हमें कोई ज्यादा सिम्टम नहीं आती, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर थायराइड ग्लैंड है रिट्रोस्टर्नल इनलार्जमेंट, रिट्रोस्टर्नल बैक साइड की तरफ और आपकी स्टर्नम की तरफ है, नीचे है, तो वो भी हमारे पास इंडिकेशन होती है कि उस पेशेंट को भी हमने क्या करनी है, थायराइडेक्टोमी करनी होती है। अगर तो वो एंटीरियर साइड की तरफ इनलार्जमेंट, तो फिर नहीं है वो इंडिकेशन। रिट्रोस्टर्नम पीछे बैक स्टर्नम की तरफ जा रही है, ग्वाइटर इतना बड़ा हो जाता है, तो वो इंडिकेशन होती है हमारे पास। अब तीसरी इंडिकेशन जो कि आपको फीमेल्स के अंदर नजर आती है, दैट इज अ कॉस्मेटिक, दैट इज अ कॉस्मेटिक रीजन। उन्होंने कहा भाई हमें प्यारा नहीं लग रहा, हमें जरा हमें प्यारी सी नेक चाहिए, तो वो इसकी वजह से, क्योंकि सिम्टम नहीं होती, कोई सिम्टम नहीं है, बट कॉस्मेटिक रीजन की वजह से। फोर नंबर इज द एंजाइटी, पेशेंट को बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाती है कि भाई मेरे पास ये पता नहीं मुझे क्या हो गया है। अब वो इसको एंजाइटी की वजह से वो स्ट्रेस में जाता है, स्ट्रेस की वजह से वो डिप्रेशन में जा सकता है, जो हम साइकाट्री के अंदर पढ़ेंगे। तो डिप्रेशन हम नहीं चाहते कि आपका पेशेंट डिप्रेशन या स्ट्रेस के अंदर जाए या एंजाइटी में जाए या उसको एंजाइटी सिंड्रोम हो या एंजाइटी डिसऑर्डर हो, तो उस पेशेंट को भी आपने क्या करना है, थायराइडेक्टोमी उस पेशेंट की परफॉर्म कर देनी है। अब थायराइडेक्टोमी और जो सब टोटल थायराइडेक्टोमी है, ये कौन से पेशेंट की करनी है? अगर तो डिफ्यूज है, अगर डिफ्यूज गोइटर है तो आपने टोटल थायराइडेक्टोमी करनी। अगर हमारे पास क्या है, मल्टी नोड्यूलर गोइटर है, मल्टी मल्टी नोड्यूलर गोइटर है, तो फिर आपने उस पेशेंट की सब टोटल थायराइडेक्टोमी करनी। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, डिफ्यूज है तो टोटल करनी है आपने, टोटल थायराइडेक्टोमी। और अगर मल्टी नोड्यूलर है तो यहाँ पर सब टोटल करनी है, आप टोटल नहीं करनी, पूरा ग्लैंड नहीं आपने रिमूव करना, सिर्फ उसके जो कुछ पार्ट्स हैं वो रिमूव करने, सब टोटल थायराइड एक्टोमी। जब आप थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दोगे तो उस पेशेंट के अंदर तो थायरोक्सिन की कमी हो जाएगी ना, थायराइड हार्मोन की। इस वजह से आपने उस पेशेंट को 150 माइक्रोग्राम थायरोक्सिन के ऊपर डाल देना है। टोटल थायराइडेक्टोमी वाले पेशेंट की ये इंडिकेशन होती है कि आपने उसको 150 माइक्रोग्राम थायरोक्सिन के ऊपर डालना है, ताकि हमें T3 T4 की डेफिशिएंसी ना हो। बट जो सब टोटल थायराइडेक्टोमी वाला पेशेंट है, इसकी इंडिकेशन नहीं है कि हम इस पेशेंट को ना थायरोक्सिन के ऊपर डालें, क्योंकि इसका थायराइड ग्लैंड कुछ पार्ट्स रिमेनिंग है, वो क्या करवा सकते हैं, T3 T4 की फॉर्मेशन करवा सकते हैं। सो नो थायरोक्सिन, नो थायरोक्सिन। तो ये बातें बच्चों आपने क्या रखनी है, सिंपल गोइटर के बारे में याद रखनी है। बाकी नड्यूलर, टॉक्सिक और जो दूसरे हमारे पास हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म वाले, वो कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये था आज आपके गोइटर का सिंपल सा टॉपिक, जिसको हमने ब्रीफली, जिसको हमने थोड़ा सा बेसिक का टच दिया है, जिसमें हमने क्लिनिकल से रीजंस देखे हैं कि ऐसा क्यों रहा है, जिसको हमने विजुलाइज किया है, क्लिनिकल फाइंडिंग्स देखी हैं, ट्रीटमेंट देखा है, एंड एट द एंड हमने इंडिकेशंस देखी हैं कि सर्जरी हमने परफॉर्म कब करनी है उस पेशेंट के अंदर। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।